विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 11 के संस्कृत विषय में नाट्य अंश में अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के आज के अंश को, यानी कि आज हम देखेंगे इस नाटक का आज का भाग। और यहाँ से हम शुरू करेंगे जहाँ से कर्ण शिष्य आया है, ये पता लगाने के लिए कि भाई रात कितनी बची है। ठीक है ना। कल इसके बारे में कुछ पढ़ा गया था, थोड़ा ताज़ा कर देते हैं। इसकी हिंदी बोलेंगे और आप केवल सुनिएगा, जहाँ से पढ़ाना होगा तहाँ हम उच्चारण करवाएंगे। ठीक है ना। तो ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्य, इसके बाद सोकर जगा हुआ शिष्य प्रवेश करता है। विलोप लक्षणार्थम आदिष्टु अस्मि तत्र भवता प्रवासाद उपावर्तिन काश्यपेन। तीर्थ से लौटे हुए आदरणीय काश्यप द्वारा समय का पता लगाने के लिए आदेशित किया गया हूँ। प्रकाशम निर्गतः, प्रकाश निकल आया है, यानी कि उजाला हो गया है। तावत अवलोकयामि, तो देखता हूँ कि यद अवशिष्टम रजन्या इति, रात्रि का कितना भाग बचा हुआ है, अर्थात रात कितनी बची हुई है। परिक्रम में अवलोके चा, घूम कर और देख कर, हंत प्रभातम, अरे सवेरा हो गया। तथा ही, जैसे कि, चले देखें। याते कृतोस्तशिखरम, याते तो अस्तशेखरम, शिखरम है। याते कृतोस्तशिखरम, याते तो अस्तशिखरम, पतिरोषधीनां, पतिरोषधीनाम्, आविष्कृतोरुणपुरसरः, आविष्कृतोरुणपुरसरः, एक तो अर्कः, एकतो अर्कः, तेजोद्वयस्य युगपद, तेजोद्वयस्य युगपद, व्यसनोदयाभ्याम्, व्यसनोदयाभ्याम्, लोको नियम्यत, लोको नियम्यत, इवात्मदशान्तरेषु, इवात्मदशान्तरेषु। इवात्मदशान्तरेषु। शब्दार्थ नोट करते हैं। याति जा रहा है, एकतः एक ओर से, याति धन एकतः में संधि करके बनाया गया यात एक तो, ठीक है ना। अस्त शिखरम, अस्त होने वाली है ना। शिखर कहते हैं ऊंचे स्थान को, तो अस्त होने वाली ऊंचाई पर, एक और अस्त होने वाली ऊंचाई पर जा रहा है। कौन जा रहा है, आगे देखते हैं। पति ही स्वामी, औषधि नाम, औषधियों का, यानी कि औषधियों का स्वामी चंद्रमा को कहते हैं। तो अर्थ क्या होगा, चंद्रमा। पति ही औषधि नाम, यानी पतिरोषधि नाम का अर्थ हुआ चंद्रमा। ठीक है ना। एक ओर से औषधियों का स्वामी चंद्रमा अस्त होने वाले ऊंचे स्थान को, उच्च शिखर को प्राप्त हो रहा है। मतलब एक ऊंचे स्थान पे जाकर के वो डूब जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए, अब ये तो चांद का दृश्य था। सवेरा होने पर, क्योंकि चांद डूबेगा तो किसी दूसरे की ड्यूटी लगेगी, तो किसकी लग रही है उसे देख लेते हैं। आविष्कृतः, निकल रहा है। अरुण पुरसरः, अपने भाई अरुण को आगे किए हुए। वो सूरज का भाई जो है ना, उसको अरुण कहा जाता है। लालिमा उसकी होती है, उसके बाद तब सूरज निकलता है। पहले लाल लाल होगी ना पूर्वी दिशा, तो उसे अरुण कहते हैं, और बाद में सूरज आता है। ठीक है ना।
अरुण पुरुषरा यानी कि अरुण को आगे किए हुए, एकतः एक ओर से, अर्कः सूर्य, सूर्य का पर्याय है अर्कः। अर्कः मार्तंडः सूर्य तपनः, है ना, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। दिवाकर विभाकर इत्यादि आप जानते ही हैं। हाँ हाँ, तो आगे बढ़ते। तो दो चीजें यहाँ सामने आई, एक कोई है जो डूबने को जा रहा है अर्थात अस्त होने जा रहा है, और एक कोई है जो उदय होने जा रहा है ना। क्या ये बात समझ में आई कि कौन डूबने जा रहा है, कौन अस्त होने जा रहा है और कौन उदय होने जा रहा है? बात समझ में आई? कौन कौन है ये? चंद्रमा अस्त होने हाँ, चांद अस्त होने वाला है क्योंकि सुबह हो रही है, और सूरज निकलने वाला है क्योंकि दिन होने वाला है ना। तो रात खत्म हो रही है, ठीक है ना। तो एक आ रहा है, एक जा रहा है, ये क्या है? एक नियम दिख रहा है ना इसमें, कोई नियमावली दिख रही है ना। आगे बढ़ते। तेजो द्वयस्य, दो तेज मंडलों के, पहला तेज कौन सा है? चंद्रमा का है, और दूसरा तेज क्या है? सूर्य का है। यानी कि दो तेज मंडलों अर्थात प्रकाश मान नक्षत्रों के, तारों के, तारे दोनों हैं, सूरज भी तारा है, चांद भी तारा है, अगर आप विज्ञान की भाषा में बोले। युगपद एक ही साथ, युगपद माने एक साथ। व्यसन अस्त, व्यसन माने अस्त होना, और उदयाभ्याम, उदय होने के माध्यम से, यानी कि उदय होने के द्वारा, लोका यह संसार, नियम्यते समझाया जा रहा है, कोष्ठक में लिख सकते हैं शिक्षित किया जा रहा है। मानो प्रकृति पूरी दुनिया को शिक्षा दे रही है, बता रही है, ठीक है ना। क्या सिखा रही, देखते हैं। इव मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार में बात चल रही है। आत्मदशांतरेषु, आत्मदशा अपनी अपनी परिस्थितियों के अंतरेषु, बीच में, अपनी अपनी परिस्थितियों के बीच रहने वाले लोगों को क्या हो रहा है? शिक्षा दिया जा रहा है, अर्थात समझाया जा रहा है। बात समझ में आनी चाहिए थोड़ा सा। तो कैसे बनाइए, थोड़ा कुछ व्याकरण के शब्द विच्छेद में ले लेते हैं जिससे कि बात और क्लियर हो जाए। अस्त शिखरम, डूबने के स्थान को, पति धन औषधि नाम, विसर्ग संधि हुई है। आविष्कृता, निकला हुआ है यानी निकल रहा है। धन अरुण, यहाँ पर वही जो विसर्ग संधि का चर्चित सूत्र था, अतुरु रप्लुताद रप्लुते, है ना। तो ये यहाँ पर विसर्ग संधि करवाया है। तो एकता धन अर्का, यहाँ भी वही बात है, एक तो अर्का का विच्छेद है, तो वही यहाँ पर भी लागू होता है। तो तेजा द्वयस्य, दो इसको देखें, विच्छेद करेंगे तो तेजा धन द्वयस्य, यहाँ विसर्ग संधि हुई है और विसर्जनीय सा और सरू का प्रयोग हुआ। और व्यसन और उदय दो क्रियाएं हैं, एक साथ दिखाई गई हैं। तृतीया द्विवचन का पद है, ठीक है ना। नियम्यते आप देख रहे हैं एक ही मात्रा का लोप हो गया है बाद में यू आने की वजह से, लोपा शाकल्य से, कल बताए थे हम, ठीक है ना। आत्म दशाधन अंतरेशु, दशाधन अंतरेशु, यहाँ दशा और अंतरेशु में संधि हुई है, यानी कि अपनी अपनी आंतरिक परिस्थितियों में, ठीक है ना। यहाँ का सवर्ण दीर्घ लग जाता है, ठीक। अब आइए इसका अर्थ समझते हैं, शायद कुछ बात समझ में आई होगी। क्या बात समझ में आई?
कि देखो एक और तो अभी मैंने इसको अन्वय के साथ नहीं लिया है, थोड़ा ऐसा समझते हैं। एक और चंद्रमा जो है ना सुबह होने के कारण सुबह होने वाली है, तो एक और चाँद जो है वो डूबने की ओर जा रहा था, डूबने वाला है। और दूसरी ओर सुबह होने वाली है, इसलिए सूरज निकलने वाला है, क्योंकि सूरज की निकलने की लालिमा शुरू हो गई है और चाँद का जो प्रकाश है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ठीक है ना, रात्रि समाप्त हो रही है। इन दोनों दो प्रकाशवान ग्रहों के माध्यम से पूरी दुनिया को शिक्षा दी जा रही है कि जो जो जिन जिन परिस्थितियों में हैं उन्हें मान लेना चाहिए कि अगर दुखी है तो ये खत्म होगा, सुख आएगा, और अगर सुखी है तो दुख के लिए तैयार रहिएगा। ऐसा नहीं है कि जीवन भर सुख रहेगा या जीवन भर दुख रहेगा, ये समझा रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण पद मुझे लगता है, जब हम टीजीटी की परीक्षा देने जाते थे, ये याद करके गए थे, सुनाई भी थी आयोग में। तो मैं एक बार इसको प्रवक्ता वाले में इंटरव्यू में सुना चुका हूँ, एक बार टीजीटी में सुना चुका हूँ। काफ़ी प्रशंसा हुई थी। हमसे पूछ लिया गया था कि इसमें जो आत्मदशांतरेषु का मतलब समास बताइए। ठीक है, तो चलिए मैं बातें इधर छोड़ता हूँ। तो ये देखकर मुझे लगा था नहीं भाई, जो आ रहे हैं वही सफल हो रहे हैं, और आज नहीं तो कल होना है। ठीक है ना, तो आशा बनी रहनी चाहिए। क्या मतलब, सांकेतिक रूप में आने वाली घटना का संकेत किया जा रहा है कि आज शायद अनुसुईया प्रियंवदा के लिए एक बड़ा छिपा हुआ संदेश है कि एक तरफ लोगों में खुशियां हैं, एक तरफ दुख आने की तैयारी कर रहा है, लेकिन याद रहे वो दुख भी जाएगा। जो दुख आने वाला है, शकुंतला पे जो संकट आने वाला है, वो आने वाला तो है लेकिन वो जाएगा भी। बात समझे ना, दूर हो जाएगा संकट शायद। चलिए, तो इसको हम अगर अपनी उससे बात करें, अर्थोक्षेपक में ले जाएं, तो इसको पताका स्थानक कहेंगे। ठीक, ये प्रवक्ता और टीजीटी जैसी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि कहाँ पर पताका स्थानक का प्रयोग दिखता है। ठीक, चलिए देखते हैं। एकता औषधि नाम पति अस्त शिखरम याति, है ना। एक और औषधियों का स्वामी चंद्रमा डूबने वाले शिखर की ओर जा रहा है। शिखर कहते हैं पहाड़ की चोटी को, है ना। एकतः अरुण पुरुषरः अर्कः आविष्कृतः, एक और अरुण को आगे किए हुए अर्थात लालिमा को आगे किए हुए सूर्य निकल रहा है। तेजोद्वयस्य युगपद विष्णु दयाभ्याम, ये जो लोका लिखा ना, इसको यहाँ लाना चाहिए। दो तेज पुंजों के यानी कि दो प्रकाशवान ग्रहों के एक साथ उदय और अस्त के माध्यम से, यानी कि अस्त और उदय के माध्यम से लोका आत्मदशांतरेषु, अपनी अपनी परिस्थितियों में नियम्यतेयु, मानो शिक्षित किया जा रहा है, अर्थात संसार को उन परिस्थितियों में मानो समझाया जा रहा है ना। ये चांद और सूरज पूरी दुनिया को मानो सिखा रहे हैं कि भैया ये सुख दुख तो लगा ही रहता है। कुछ समझे ना, नहीं समझे, सो गए का, कुछ सोच रहे हो। चलिए, एक और औषधियों का स्वामी चंद्रमा अस्त शिखर की ओर जा रहा है और एक और अरुण को आगे किए हुए सूर्य निकल रहा है। दो प्रकाशवान ग्रहों के माध्यम से यह संसार उदय और अस्त के द्वारा, दो प्रकाशवान तेज पुंज के उदय और अस्त के द्वारा यह संसार अपनी अपनी परिस्थितियों में मानो शिक्षित किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि भैया ये सब आना जाना लगा रहता है। कुछ समझे, चलते हैं। और यहाँ पर ये शायद मुझे वो नहीं मिलेगा जो आप संस्कृत वाला भावार्थ समझते थे ना, इसी बात को यहाँ पर एक लाइन दी गई, बड़ी कमाल की लाइन दी गई है। और ये मेघदूत के दूसरे यानी कि उत्तर मेघ का 48वें पद में एक लाइन आई है जो कालिदास की ही रचना है ना। तो जो हिंदी दिया है आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। यहाँ पर बताया गया है कि भाई कस्यात्यंतम सुखम उपनतम दुखम एकांततो वा नीचैर गच्छति उपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण। ठीक है ना, कह रहा है कि कस्य अत्यंतम सुखम उपनतम, किसको खाली सुख ही मिला है आज तक, उत्तर क्या मिलेगा, किसी को नहीं, दोनों मिला है जब मिला है ना। अथवा
कस्य एकांततः दुखम उपनतम, किसको खाली दुख मिला है? उत्तर क्या मिलेगा? किसी को नहीं, दोनों बराबर मिलता है ना। तो चक्र नेमि क्रमेण, साइकिल के या पहिए की जो तीलियां होती हैं, नेमि माने तीलियां, उसी के क्रम से, जैसे पहिए की तीलियां होती हैं ना, उसी क्रम से दशा अर्थात परिस्थितियां नीचे ही ऊपरिचा गच्छति, ऊपर और नीचे होती रहती। कुछ समझे? है ना भैया, आप देखते हैं वो जो तीली नीचे है ऊपर नीचे चलती रहती है, पहिया चलेगा तो क्या होगा, कभी नीचे होंगे कभी ऊपर होंगे। तो इसलिए परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए, इसीलिए हम गड्ढे से निकल के कहाँ आए हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक, तो चलें, जो ऊपर पद्य पढ़े थे, जो मतलब दूसरा वाला था ना, इस पद्य में समासूक्ति अलंकार दिखाया गया है, तुल्योगिता भी है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है ना, समासूक्ति, तुल्योगिता, उत्प्रेक्षा, ये अलंकार है, बसंत तिल का छंद है। तो इसके पहले हम अलंकारों का आपको परिचय कराते रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका 2 लाइन में है और संयोग से इधर याद नहीं आ रहा है, हमारे दूसरे पद्य पे असर पड़ेगा समासूक्ति का। ठीक है ना, तो इन सबको हम बाद में कहीं से याद आए तो कहीं से अलग से कोड करके आपको बताएंगे। ठीक, उत्प्रेक्षा का याद है, संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समयनियत। बसंत तिलका भी समझ लेते हैं, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा। अभी तभजा क्या है, जगौगा क्या है, तो वही तगड़ जगड़ है ना, इत्यादि गुरु इत्यादि है। जब आपको कभी हम छंद शास्त्र में ले चलेंगे हिंदी में, तब वह बताएंगे। आपके संस्कृत में छंद नहीं है सिलेबस में, ठीक है ना, फिलहाल हम पढ़ा देंगे किसी दिन। नहीं है, थोड़ा कठिन होता है, फर्स्ट ईयर में या फाइनल में, आप ग्रेजुएशन में देखने को पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे, फर्स्ट ईयर में है। चलिए, आप ही चाह कुछ और बातें वो बता रहा है भाई, सुबह होने का खाली दुए लक्षण नहीं है, कुछ और लक्षण है, उसे वो उसी से बता रहा है और उसी छंद में बता रहा है ना। उच्चारण कर लेते हैं, अंतर्हिते शशिनी शैव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा, इष्ट प्रवास जनितान अबलाजनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुस्सहानि। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बाद में क्रियापद भवंती जुड़ेगा, अन्वय में लगा हुआ है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा वाचन करते हैं। अंतर्हिते शशिनी सैव कुमुदवती में दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा, इष्ट प्रवास जनितानि अबलाजनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुस्सहानि। ध्यान दीजिए, इनका शब्दार्थ समझते हैं। तो आपको 2 रिश्ते समझने पड़ेंगे, एक 2 ऐसे मतलब प्रकृति के तत्व हैं जिनका प्रेम का रिश्ता है, उसे जानना होगा। चंद्रमा का और कुमुद का। कमल सुना होगा तालाब में होता है, सूरज के निकलने पर कमल खिलता है और चांद निकलता है तो कुमुद खिलते हैं, और जैसे चांद डूबता है वैसे कुमुद कुम्हला जाते हैं, मुरझा जाते हैं। शायद उन्हें दुख होता है कि मेरा प्रिय जा रहा है, तो दुखी होकर के वो अपना चेहरा ढक लेते हैं। बात समझे ना, कुछ ऐसा उदासी आ जाती है चेहरे पर, ठीक है ना। और जब सूरज छिपता है तो यही हाल कमल का है, अपना उसका भी मुंह बंद हो जाता है, संकुचित हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, जो कुमुदवती यानी जो कुमुदनी है वो स्त्रीलिंग में है। महिलाओं के जो दुख होते हैं ना, कई तरीके के दुख होते हैं, लेकिन जब अपने किसी प्रिय से बिछड़ने का जो दुख होता है वो बड़ा असहनीय होता है। ये बता रहा है चेलवा, किसका चेला है ये?
ये कर्णों का शिष्य है जो आके पता लगा रहा है, जहां तक मुझे लगता है इसका नाम हारित है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि भैया खाली खाल आसमान देखकर हम सवेरा होने का अनुमान नहीं लगा रहे हैं, हम अपने बगल में जो जलाशय है ना उसे भी देख करके सवेरा होने का अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो जलाशय की तरफ देखा है तो कुछ कुछ खास नजर आया उसको, ठीक है ना। देखते हैं क्या है, समझे। अंतर्हिते अर्थात छिप जाने पर, चाँद डूब गया ना, अंतर्हिते अस्त हो जाने पर यानी कि डूब जाने पर, शशिनी चंद्रमा के। अब ये टीजीटी में प्रश्न बन सकता है कि अंतर्हिते शशिन में किस सूत्र से सप्तमी लगी है। तो यश से चा भावेन भाव लक्षणम सूत्र लगेगा, ठीक है ना। फिलहाल ये अभी बच्चों के समझ में नहीं आएगा, जो कभी कुछ हमारे शिक्षक भाई भी देखते हैं तो थोड़ा बोल दिया मैंने। शशिन यानी चंद्रमा के सैव वही कुमुदवती कुमुदिनी, वही कुमुदिनी जो पहले दिखने में बड़ी सुंदर नजर आती थी, खिली खिली रात में दिखने पर बड़ा अच्छा लगता था, है ना। तो वही कुमुदिनी कैसे हो गई। सही वही कुमुदवती यानी कि कुमुदिनी में मेरी दृष्टिम आंखों को न नंदयती आनंदित नहीं कर रही है। पहले वही कुमुदिनी रात में जब चंद्रमा था ना तो खिली हुई थी, तो वो हमारी आंखों को आनंद देती थी, उसे देखकर अच्छा लगता था। कुछ समझ पा रहे ना। अच्छा, कुमुदिनी की जो सुंदरता है वो कैसी है, संस्मरणीय शोभा। कैसी, संस्मरणीय शोभा अर्थात कभी ना भूलने लायक सुंदरता वाली। ये किसका विशेषण है, कुमुदिनी का विशेषण है, अर्थात हमेशा याद रखने योग्य सुंदरता वाली वही कुमुदिनी इस समय मुझे अच्छी नहीं लग रही है। क्यों, क्योंकि उसका चांद चला गया, ठीक। अब उदाहरण दे रहा, अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग चल रहा है यहाँ पे। इष्ट प्रवास, इष्ट यानी कि अपने प्रिय व्यक्ति के प्रवास अर्थात परदेश चले जाने से, अपने प्रिय के परदेश चले जाने से जनितानि उत्पन्न अबला जनस से स्त्रियों के दुखानि दुख नूनम निश्चित रूप में अतिमात्र अत्यधिक सुदुस्सहानी असहनीय भवंती होते हैं। अतिमात्र अत्यधिक सुदुस्सहानी असहनीय, अलग से क्रियापद लगेगा, भवंती होते हैं, ठीक। चलते हैं इसमें क्या है समझ लेते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा विच्छेद के योग्य नहीं मिलेगा, दो मात्र पद नजर आ रहे हैं। संस्मरणीय शोभा, संस्मरणीय शोभा यस्यासा कुमुदवती का विशेषण है, ठीक है ना। इष्ट प्रवास, जनितानि धन अबला, ये कोई अण से लग जाता है, जनितानि धन अबला जनस से, ठीक है ना। अबला 400 जना, ठीक है ना। तो अबला जन स्त्रियों के लिए, तो छोड़े, इसमें कर्मधारय लगा था। तो जनितानि धन अबला जनस से यानी कि ये कोई अण से लग गया। नूनम धन अतिमात्रा, ये जानना जरूरी है, नूनम एक अव्यय पद है, ये निश्चय बोधक अर्थ देता है। और सुदुस्सहानी अत्यधिक असहनीय, ये जहां तक मुझे लगता है यहाँ पर अव्ययभाव समास होना चाहिए, ठीक। अत्यधिक असहनीय, ठीक। तो आइए समझते हैं। आशय मैंने समझा दिया शुरू में, हाँ। अब इसको अन्वय के साथ समझते हैं। वो जो शिष्य है वो केवल आसमान देख करके प्रातः काल का पहचान नहीं बता रहा है,
उसने जलाशय की तरफ देखा है तो उसे उधर भी उसको प्रातःकाल होने का मतलब आभास हो रहा है। हाँ, एक चीज की कमी रह गई है, क्योंकि एक पद और रखा जाता तो उस बात को पूरा किया जा सकता था। ठीक है ना भाई? अगर आपने कुमुदवती कुमुदनी की उदासी को दिखाया है तो कमलों की खुशियां भी दिखा देते, क्योंकि सूरज निकलेगा तो भी तो खुश होंगे कि भैया मेरे आ रहे हैं, मेरा भी प्रिय आ रहा है ना, कमल का भी कोई प्रिय होगा, है ना? चलते आगे। शशिने अंतर्हिते संस्मरणीय शोभा सा एव कुमुदवती। चंद्रमा के अस्त होने पर हमेशा याद रखने योग्य अर्थात सर्वश्रेष्ठ शोभा वाली वही कुमुदनी मेरी दृष्टि न नंदयति, मेरी आंखों को आनंद नहीं दे रही है, अर्थात अब दिखने में अच्छी नहीं लग रही है। अबला जनस्य इष्ट प्रवास जनितानि दुखानि। स्त्रियों के अपने प्रिय के परदेश जाने से उत्पन्न दुख नूनम निश्चित रूप में अतिमात्र सुदुस्सहानि भवन्ति, बहुत दुखदायी होते हैं, अर्थात बहुत असहनीय होते हैं। ठीक है ना? ये जो नूनम है मैंने उठा के कहाँ रखा है, कुछ समझे ना, परिवर्तन किया कुछ अनुभव में, उसको ट्रांसफर कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा समझने में। ये लोग क्या करते हैं, किसी किताब से कॉपी कर देते हैं, जितने भी राइटर हैं वो कहीं से किताबें देख करके छाप देते हैं, अपना नाम डाल देते हैं, हाँ व्याख्या अपनी तरफ से जोड़ते हैं, कुछ लोग तो एकदम कॉपी करते हैं। ठीक, आइए हम इसको एक बार फिर हिंदी समझते हैं। चंद्रमा के अस्त होने पर अत्यंत सुंदर शोभा वाली वही कुमुदनी मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है, अर्थात अब अच्छी नहीं लग रही है। स्त्रियों के अपने प्रिय के परदेश जाने से उत्पन्न दुख निश्चित रूप में अत्यंत असहनीय होते हैं। ठीक, क्या मतलब है? यहाँ भी सांकेतिक रूप में बताया जा रहा है कि दुष्यंत चला गया है और शकुंतला के दुख को सब नहीं जान पाएंगे, वही जानती है। शायद सांकेतिक बात है ये, क्योंकि ये लोग ऋषि थे ना, ये आधा ज्यादा तो वैसे इनको पता था क्या होने वाला है, तो बात समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा है, समासोक्ति काव्यलिंग अर्थांतर न्यास ये अलंकार है, वसंत तिल का छंद है। मैंने कहा था ना अर्थांतर न्यास होगा, जब कोई का बात कही जाती है ना उसके मतलब समर्थन में एक और बात कह दी जाती है, तो उसके लिए अर्थांतर न्यास होता है। समासोक्ति जो संक्षेप में बात कही जाती है उसका समर्थन होता है। लगभग ये सब एक दूसरे के समान नजर आते हैं। अर्थांतर न्यास हुआ, दृष्टांत भी मैं कहूँगा, दृष्टांत भी वैसे होता है। तो क्योंकि काव्य शास्त्र में ये सब जो लक्षण में अलंकार इत्यादि हैं दो दो लाइन वाले हैं, मैं भी चाहता हूँ कि इनको एक दिन बताया जाए, तो नोट करके रखिएगा, एक दिन सबका नंबर लगाते हैं। हमें भी अपनी जानकारी सुरक्षित रखनी है। मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं इसीलिए पढ़ाता हूँ कि मेरी जानकारी कहीं खो न जाए। और अनभ्यासेन क्या विषम विद्या, अभ्यास छूटा तो पढ़ाई कैसी हो जाती है, जहर जैसी लगती है। मत छोड़ो अभ्यास, एक बार छूट गया ना तो कभी नहीं मिलने वाला है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जीवानंद लिखा हुआ है, जीवनानंद विद्यासागर शारदा रंजन राय तथा चौखंबा के संस्करण में निम्नलिखित दो और पद्य दिए गए हैं, तो ये बाकी सब किताबों में नहीं है, मैंने मोटी किताबें भी पढ़ी हैं, ये पद्य कहीं नहीं दिए गए हैं, इसीलिए शायद इनका ढेर सारा शब्दार्थ इत्यादि बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है। ठीक है ना? फिलहाल इनको भी हम लोग पढ़ लेंगे अपनी जानकारी के लिए, और अगर यहाँ से सवाल कभी टीजीटी पीजीटी में पूछ लिया तो हमारे लगभग 90% भाई लोग जो इंटर में संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दो पद्य शाकुंतलम में है लेकिन सभी किताबों में नहीं है, और जो उनके पास होगी शायद उसमें ये ना हो। ठीक है ना? इस पुस्तक के आने से मैंने भी इसको देखा है, नहीं तो मेरे पास भी ये नहीं था। दो सूक्तियां अभिज्ञान शाकुंतलम की जो मैंने पढ़ा था, अब वो किताबों से गायब है। किसी किताब में किसी मतलब टीका में मैंने उसको नहीं देखा, लेकिन मैंने पढ़ा था, नोट किया मैंने अपने नोट्स बुक में। चलिए तो आइए इसको देखते हैं। इसका छंद बदल रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है ये जो छंद है ये
शार्दुल विक्रेडित होगा, देखें बाद में दिया होगा कि नहीं दिया है, एक बार चेक करें क्या छंद का नाम दिया है कि नहीं दिया है। 2 पद्य हैं, दोनों में वही छंद लगा होगा। इन्होंने छोड़ रखा है, नहीं बताया इसको। नहीं बताया, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये नहीं बताएंगे। हैं? हाँ नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूँ, मुझे जहाँ तक जो भाई कुछ हम लोग पढ़े, हमें भी कुछ ज्ञान है। चलिए देखते हैं। करकंधु नाम उपरि तुहिनम रंजयत अग्रसंध्या दार्भम मुंचत उटज पटलम वीत निद्रो मयूरः वेदी प्रांतात खुर विलिखितात उत्थितश्चैष सद्यः पश्चाद उच्चैर्भवति हरिणः सांगम आयच्छमानः। इतना बढ़िया चित्रण यहाँ किया गया है स्वभावोक्ति अलंकार का कि इसको जब पढ़ेंगे, अभी मैं इसकी व्याख्या नहीं करने वाला, इसको अगले दिन पढ़ेंगे। इतना बढ़िया लगेगा क्या बताएं, एक चित्र दिमाग में बन जाएगा। चित्र माने फोटो खींच जाएगी जब इसको दिखाया जाएगा। और ये चित्र किसी दूसरे का नहीं है, हिरण का है। हिरण भी सुबह तैयार हुआ है कि सवेरा हो गया, चलो उठे भैया, आंखें खुल के उठा है बेचारा, है ना। तो चलते हैं, बस कुछ झरबेरियों की बात होगी, लेकिन आज नहीं, आज यहीं तक।